हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी के बारे में अपन स्टडी करेंगे, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि इसमें जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये कैसे कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड आउट होती है और कैसे ह्यूमैनिटी को इफेक्ट करके चलती है। एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी इज द साइंस ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। एपिडेमियोलॉजी साइंस है जो प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन के थ्रू ली गई है। द वर्ड एपिडेमियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम एपिडेमिक, which is very old word dating back of third century, जो कि थर्ड सेंचुरी से लिया गया है। एपिडेमियोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ग्रीक वर्ड, जिसको डिवाइड किया गया है तीन फर्दर वर्ड में। एपी का मतलब अमोंग, डेमोस का मतलब पेपुल, लोगस का मतलब स्टडी ऑफ साइंस। इसकी डेफिनेशन की बात करें एपिडेमियोलॉजी की, तो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन अलग अलग राइटर्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से दी गई है। जिसकी बात करें तो एपिडेमियोलॉजी हैज बीन डिफाइंड बाय जॉन अमलास्ट इन 1988 एज, इनका कहना था कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टडी ऑन कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। जो स्टडी है डिजीज की, उसके अंदर उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डिटर्मिनेंट्स मतलब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या रिस्क फैक्टर उसके हेल्थ रिलेटेड जो है वो क्या होंगे, उसके इवेंट्स क्या है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को लेके, और उसको किस तरीके से अपन अप्लाई करके स्टडी कर सकते हैं जिसके थ्रू उस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। ये जॉन एम का मानना था। इसकी अगर नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजिकल अप्रोच के हिसाब से एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अकरेंस, causes and distribution of infection disease it occurs in humans। हिस्टोलॉजिकल अप्रोच के हिसाब से था कि एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके कारण जो डिजीज के इन्फेक्शन को कोज करते हैं वो ह्यूमन बींग के अंदर किस तरीके से हो सकते हैं। मेन कंपोनेंट की बात करें डेफिनेशन में, तो दोनों डेफिनेशन में कंपोनेंट सेम ही रहेंगे। जैसे फर्स्ट कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड थर्ड वन इज स्टडी ऑफ कॉजेज एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट जो इसका स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी जो डिजीज कोज हो रही है उसकी रिपीटेशन कितने टाइम्स हो रही है, कितने कितने पीरियड्स में वो हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लेके वो देखा जाता है। थर्ड है जो इसकी डिजीज है, इसके डिटर्मिनेंट्स मतलब इटोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, इसके कोजेस क्या हो सकते हैं या रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं जो कम्युनिटी में डिजीज को स्प्रेड आउट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके एम्स के बारे में। एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इसमें देखते हैं तो अपन इसकी अगर इंस्टीट्यूशनल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन की बात करें तो इन्होंने इसको तीन मैन एम्स में डिवाइड किया है। टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिसीज प्रॉब्लम अमंग इंडिविजुअल ह्यूमन ग्रुप एंड पॉपुलेशन। इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है कि जो हेल्थ है या डिजीज है उसकी प्रॉब्लम को अपन ह्यूमन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और सेकंड है टू आइडेंटिफाई एटोलॉजिकल फैक्टर, रिस्क फैक्टर एंड पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी के अंदर अवेलेबल है उसके पैथोजेनेसिस डिजीज जो है उसका पता करें और उस डिजीज रिस्क फैक्टर के बेसिस पे उसको क्योर करने की कोशिश करें। थर्ड है टू प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल टू द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल्ड एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टू द सेटिंग अप प्रायोरिटीज। उसकी जो इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो इसकी प्रायोरिटीज है, इसके एसेंशियल जो डाटाज है उनके अंदर अपन देखेंगे कि इसका जो कंट्रोल है या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है, कि जो अपन ने जैसे सचेज किसी वैक्सीन को डिस्कवर किया है कम्युनिकेबल डिजीज को लेके, जैसे अभी कोविड का टाइम चला था तो कोविड वैक्सीन आई थी, तब उनकी प्लानिंग की गई और फिर प्लानिंग करने के बाद उसको कम्युनिटी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, उसके कंट्रोल को लेके, ट्रीटमेंट को लेके, उस डिजीज को, तो उसके कैसी कैसी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी उसको किस तरीके से अपन ने सर्विसेज में दिया। इसी की अगर बात करें तो इन ऑर्डर टू फुलफिल, जितने भी अपन ने ये तीनों अभी एम्स पढ़े थे, उन एम्स के हिसाब से डिफरेंट क्लासेस में एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी को इंक्लूड किया गया है। उसको डिस्क्रिप्टिव स्टडी या एनालिटिकल स्टडी या एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बेसिस पे अपन ने इंक्लूड किए। एनालिटिकल मतलब आपने जो प्लानिंग करी है, जो इम्प्लीमेंट किया है, उससे आपने क्या असेस किया और आपके क्या क्या एक्सपेरिमेंट निकल के आए वो अपन इसमें देखते हैं। तो वो सारी चीज़ अपन इसमें मेंशन करते हैं।
इसके हिसाब से अगर बात करें एलिमेंट्स एंड रिड्यूस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, इसको इंक्लूड करके चलते हैं टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी। ओवरऑल जो फाइनलाइजेशन की बात करें कि एम्स का क्या मेन मोटिव निकला है, तो उसके हिसाब से अपन देखें तो इसकी कुल मिला के जो सोसाइटी है उसकी वेलबींग के ऊपर बेसिस होना चाहिए। टूल्स की अगर मेजरमेंट की बात करें कि एपिडेमियोलॉजी के अंदर अपन ऐसे कौन कौन से टूल्स का यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू अपन इसकी एक स्पेसिफिक मेजरमेंट देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पे रेट अवेलेबल है, क्या रेशियो अवेलेबल है, क्या किस प्रपोर्शन में वो डिजीज स्प्रेड आउट हो रही है। रेट की बात करें सचेज किसी भी कम्युनिटी के अंदर, सचेज मानो कि 1000 पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग की, उस पॉपुलेशन के अंदर उस पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, वो वहाँ की रेट कहलाएगी। और उन लोगों में कितने लोग क्योर हो चुके हैं, वो रेशियो और प्रोपोर्शन मतलब कितने लोगों के बीच में वो इस डिजीज स्प्रेड आउट हो चुकी है। अब आगे देखेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन एपिडेमियोलॉजी। इस कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को एपिडेमियोलॉजी के अंदर स्टडी करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में डिफरेंस क्या है। सिंपली अगर बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि कम्युनिकेबल डिजीज वन पर्सन से अनदर पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाती है, जिसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो पेशेंट किसी भी अदर पर्सन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है या नहीं, वो बिना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के भी उस कम्युनिटी में स्प्रेड आउट हो जाती है। अगर इसके एपिडेमियोलॉजिकल डिफरेंस की बात करें तो ये टाइम फैक्टर को डिफाइन करती है। कम्युनिकेबल डिजीज शॉर्टर होती है इंक्यूबेशन पीरियड में एज कम्पेयर टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी, सच एज 15 दिन 20 दिन महीना ऐसे कुछ रहेगी, लेकिन अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो ये काफी लॉन्ग पीरियड तक रह सकती है, सच एज इन मैनी ईयर्स। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें कम्युनिकेबल डिजीज की तो काफी लो होती है और अकरेंस, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है कि जो डिजीज होने वाली है इसकी फ्रीक्वेंसी तो कम होगी कि एक बार हो गई तो दोबारा होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अगर इसके अकरेंस की बात करें तो कि ये कितने लोगों को एक वन टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अकेरेंस रेट ज्यादा होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जैसे सचेज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड की होती है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर इंक्लूड की जाती है, क्योंकि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में आराम से ट्रांसफर नहीं होती है। मैनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज डाइट, एक्सरसाइज, ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट करती है डिजीज को एंड ओवर टाइम क्रिएटिंग ए मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर डिटर्मिनेंट एंड कॉज इफेक्ट ऑफ डिजीज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर उसकी डाइट, पेशेंट की उसकी ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग या फिर उसकी अल्कोहलिज्म लाइफस्टाइल जो है उस डिजीज पैटर्न को काफी इन्फ्लुएंस करती है। कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, ए डिजीज विच मे बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्टियस एजेंट और इट पॉइजनियस प्रोडक्ट थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी आर नाउन एज कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में ट्रांसफर हो जाती है किसी भी इन्फेक्टियस एजेंट के थ्रू या फिर पॉइजनियस प्रोडक्ट के थ्रू हो सकती है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं इंडिविजुअल में कम्युनिटी के अंदर, सो अपन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इस कम्युनिकेबल डिजीज के कुछ एग्जांपल है सच एज मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, वुफिंग कप। इन सभी डिजीज के बारे में या इस कम्युनिकेबल डिजीज के जो एग्जांपल है इनके बारे में अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।